हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। कल हमने आपको पढ़ाया था बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के कारक और बुद्धि के प्रकार। आज के टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो देखिए, बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत कल हम आपको बताए थे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत बीने महोदय जी का और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। इसके साथ ही अब हम लोग आज थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत पढ़ेंगे। थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत तथा थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत का मध्यवर्ती। अभी हमने आपको बताया कि कल की कक्षा में हम लोग स्पीयरमैन के सिद्धांत को पढ़े थे और बीने के सिद्धांत को पढ़े थे। तो आज देखिए, थर्स्टन एक सुविख्यात अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि के स्वरूप या प्रकृति का तथा मापन के संबंध में उन्होंने समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके बुद्धि संबंधी विचार उनकी पुस्तकों और थर्स्टन की बुद्धि के क्षेत्र में समूह तत्व सिद्धांत का जनक या जन्मदाता माना जाता है। बुद्धि का स्वरूप, इनका बुक है द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस 1924। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है थर्स्टन महोदय की। तथा बहुतत्व विश्लेषण में मिलते हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों की अभिव्यक्ति है और न ही विशिष्ट कारकों की। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में दो तत्व बताए थे, एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को उन्होंने जन्मजात बताया था और विशिष्ट कारक को अर्जित बताया था, जो बाह्य वातावरण द्वारा व्यक्ति अर्जित करता है। लेकिन थर्स्टन महोदय ने बताया कि बुद्धि न तो सामान्य कारक की अभिव्यक्ति है और न ही विशिष्ट कारकों की। प्रत्युत इसमें कुछ ऐसी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो सामान्य रूप से मूल कारकों में समाहित होती हैं, जो उन्हें मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करने तथा अन्य क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। ये मानसिक क्रियाएं समूह यानी ग्रुप का निर्माण करती हैं। थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की दिशा में गहन अध्ययन कर महत्वपूर्ण स्थापनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने अपने कारक विश्लेषण के आधार पर यह स्थापित किया कि बुद्धि की संरचना जिन मूल कारकों के समूह से होती है, उन्हें निम्नलिखित 7 वर्गों में रखा जा सकता है। इन्होंने ग्रुप यानी समूह को महत्व दिया है, इसलिए इनके सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया है बुद्धि एक कारक दो कारक न होकर सीधे समूह में रहती है और इन समूहों को इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक बार हम आपको सातों को दिखा देते हैं, फिर आप देखिए। देखिए, ये है समूह कारक सिद्धांत। पहला है शाब्दिक बोध क्षमता। पहला है शाब्दिक बोध क्षमता। वर्बल कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी और भी फॉर वर्बल।
शब्दों के अर्थ को समझने तथा शब्दकोश की योग्यता को शाब्दिक बोध कहा गया। इसका मापन शब्द बोध, पाठन बोध, शाब्दिक तर्क आदि परीक्षणों द्वारा होता है। इस प्रकार शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता को शाब्दिक अर्थ क्षमता कहा गया है, जिसे अक्षर भी द्वारा भी फॉर वर्बल द्वारा निर्देशित या संबोधित किया जाता है। जो शाब्दिक बोध क्षमता है, इसमें थर्स्टन महोदय ने बताया कि शब्दों के अर्थ को समझने तथा शब्दकोश की योग्यता को शाब्दिक बोध कहा गया है। शब्दों के अर्थ समझने तथा शब्दकोश की योग्यता है जो आपकी, उसी को इन्होंने शाब्दिक बोध कहा है। दूसरा है शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। वर्ड का W यहाँ है और इसमें भी का वर्बल यहाँ पर है। इस तत्व का तात्पर्य एनाग्राम से संबंधित समस्याओं के समाधान में शब्दों को तीव्रता से सोचने की योग्यता से है। शब्द प्रवाह मतलब भाषा का प्रवाह, तो इसमें शब्दों के की तीव्रता देखी गई है। इसे अक्षर W से संबोधित किया जाता है, W फॉर वर्ड। नेक्स्ट देखिए स्थानिक योग्यता या क्षमता, स्पिटल एबिलिटी और यस फॉर स्पिटल। किसी दिए हुए स्थान में वस्तुओं के परिचालन करने की क्षमता, उसकी दूरी के प्रत्यक्षण करने की क्षमता तथा आकारों की पहचान करने की क्षमता को स्थानिक क्षमता या योग्यता कहा गया है। इसमें स्थान विशेष की क्षमता का थर्स्टन महोदय ने वर्णन किया है, जैसे वस्तुओं के परिचालन करने की क्षमता, दूरी के प्रत्यक्षण करने की क्षमता, आकार की पहचान करने की क्षमता आदि। आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एन फॉर न्यूमेरिकल। परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन करने की योग्यता को आंकिक योग्यता कहा जाता है। इसे एन द्वारा संबोधित किया जाता है। परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ न्यूमेरिकल मतलब आंकिक परिकलन करना। नेक्स्ट है तर्क योग्यता। तर्क मतलब रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब और फॉर रीजनिंग। वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम, वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम की खोज करने की योग्यता को तर्क योग्यता कहा गया है। इसे अक्षर R से संबंधित करते हैं। एक वाक्य लिखा रहता है, उसमें क्या तर्क छिपा हो सकता है, यह खोजने की योग्यता ही तर्क योग्यता है। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी, एम फॉर मेमोरी। किसी पाठ, प्रसंग, विषय या घटना को शीघ्र कंठस्थ या याद कर लेने की योग्यता को स्मृति योग्यता कहा जाता है। इसे अक्षर M से संबोधित करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं किसी चीज़ को बार बार रटने से भी नहीं याद कर पाते, लेकिन कुछ बच्चों की मेमोरी इतनी तीव्र होती है कि एक ही बार पढ़कर उसे याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी मेमोरी कितनी तेज है, आप एक बार पढ़कर याद कर लेते हैं या 2 बार पढ़कर याद कर लेते हैं, आपको बार बार पढ़कर याद करना पड़ता है, यह आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता, परसेप्टुअल स्पीड एबिलिटी और P। किसी घटना या वस्तु की विशदता डिटेल्स को तीव्रता से प्रत्यक्षण मतलब पहचान करने की क्षमता को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता, प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने उपस्थित हो, गति योग्यता कहा गया है। इसे अक्षर P से संबोधित करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता मतलब यदि कोई वस्तु आपके सामने है तो उसे देखकर आप कितनी तीव्रता से उसकी पहचान कर सकते हैं, इसे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता कहते हैं। थर्स्टन द्वारा परिकलित उपर्युक्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, यह थी 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं को निम्नांकित सूत्र में रखकर सूत्रबद्ध किया जा सकता है। देखिए सातों प्राथमिक मानसिक योग्यताएं सूत्रबद्ध हैं। पहला है शाब्दिक बोध क्षमता, भी
दूसरा है शाब्दिक प्रवाह योग्यता W, स्थानिक योग्यता S, स्पिटल एबिलिटी, इसको भी आप लिख सकते हैं लेकिन अधिकांशतः यस ही लिखा जाता है, स्पिटल एबिलिटी। आंकिक योग्यता N, तार्किक योग्यता R, स्मृति योग्यता M और प्रत्यक्षात्मक योग्यता P। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं VWSNRMP। 2-3 बार आप बोलेंगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ भी आप अपनी प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता का पहचान कर सकते हैं कि आप किसी वस्तु को देखकर कितना जल्दी याद कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, बोलिए मेरे साथ 2-3 बार, पक्का आपको याद हो जाएगा। VWSNRMP, फिर से बोलिए VWSNRMP। V for verbal, W for world, V for verbal, W for word, S for spittle, N for numerical, R for reasoning, M for memory, P for perceptual। 2-3 बार बोलेंगे, 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश में याद कर लेंगे तो हिंदी तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे। V for verbal, W for word, S for spittle, N for numerical, R for reasoning, M for memory, P for perceptual। थर्स्टन ने उपर्युक्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को मापने के लिए एक परीक्षण मतलब बैटरी को टेस्ट भी कहते हैं का निर्माण किया, जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। यह परीक्षण आज भी लोकप्रिय है। थर्स्टन ने सभी परीक्षणों या मापकों में धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन की प्रवृत्ति पाई। इस आधार पर उन्होंने किसी सामान्य तत्व या तत्वों का अनुमान लगाया। इस अनुमानित तत्व को उन्होंने प्रथम या प्राथमिक तत्व या कारक की संज्ञा दी। यदि थर्स्टन के प्राथमिक तत्व प्राइमरी फैक्टर की स्पीयरमैन के सामान्य तत्व या कारक से तुलना करें तो देखेंगे कि जहां थर्स्टन ने प्राथमिक योग्यताओं के साथ समूहों के बीच कम सहसंबंध माना, वहां स्पीयरमैन ने प्रत्येक समूह के तत्वों के बीच अधिक सहसंबंध पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक सिद्धांत और स्पीयरमैन के सिद्धांतों की तुलना करें तो जो थर्स्टन का प्राथमिक तत्व सिद्धांत है, इसमें समूहों के बीच कम सहसंबंध पाया गया है, जबकि स्पीयरमैन के सिद्धांत तत्वों के बीच अधिक सहसंबंध पाया गया है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका थार्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आपको यह सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो अभी मैंने आपको बताया। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, इसमें 7 मानसिक योग्यताओं का थर्स्टन महोदय ने वर्णन किया है। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत का मध्यवर्ती है और 7 मानसिक योग्यताएं भी मैंने आपको याद करवा दी हैं। VWSNRMP ऐसे आप बोलिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट सिद्धांत देखिए, थार्नडाइक का बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। थार्नडाइक ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह स्थापित किया कि बुद्धि की रचना 2 तत्वों से नहीं
अपितु अनेक तत्वों से हुई है। इसके पहले भी हमने आपको बताया कि स्पीयरमैन का दो द्विकारक सिद्धांत था, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि द्विकारक सिद्धांत की आलोचना करके थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के अनेक तत्व बताए। स्पीयरमैन ने 2 तत्व बताया था, इसकी आलोचना करके थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के अनेक तत्व बताए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय है। समुच्चय मतलब समूह, ग्रुप। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय है। उनके अनुसार योग्यताएं स्वतंत्र होती हैं। प्रत्येक योग्यता किसी बौद्धिक क्रिया की आंशिक रूप से करने की क्षमता रखती है, अतः उस क्रिया को पूर्ण रूप से पूरा करने में अनेक मानसिक योग्यताएं एक ही साथ किंतु स्वतंत्र रूप से सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, किसी भवन को लीजिए। किसी भवन के निर्माण में प्रत्येक ईंट का स्वतंत्र रूप से योगदान रहता है, लेकिन उन सब को मिलाकर एक भवन का निर्माण हो जाता है। ईंट तो स्वतंत्र रहती है, लेकिन सबको मिलाने से एक भवन का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार थॉर्नडाइक महोदय का यह कहना है कि जो बुद्धि के प्रत्येक छोटी छोटी योग्यताएं हैं वह अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन उन सब को मिलाकर के बुद्धि का निर्माण होता है। इसी प्रकार बुद्धि की रचना में अनेक छोटी छोटी योग्यताओं की भूमिका रहती है। थॉर्नडाइक के अनुसार विभिन्न मूल मानसिक योग्यताएं तथा आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति तथा अभिव्यक्ति योग्यता आदि व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। हमारी जो भी योग्यताएं हैं, आंकिक हो, शाब्दिक हो, शैक्षिक हो, तार्किक हो, स्मृति हो, अभिव्यक्ति हो, ये सभी योग्यताएं व्यक्ति के समस्त मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की रचना में अनेक तत्वों, योग्यताओं की कल्पना की है, इसलिए उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत कहा गया है। जैसा कि हम पहले ही आपको बताएं कि थॉर्नडाइक महोदय ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की आलोचना करके कहा कि बुद्धि के केवल 2 ही कारक नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि के अनेकों कारक होते हैं, अनेकों योग्यताएं होती हैं, अनेकों विशेषताएं होती हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत नाम दिया गया है। अपने बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने यह स्थापित किया कि व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रियाओं के मध्य सहसंबंध का आधार सामान्य योग्यता नहीं, प्रत्युत मानसिक योग्यताओं की उभयनिष्ठता है। उनके अनुसार विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों को करते समय कुछ मानसिक योग्यताएं समान रूप से सक्रिय रहती हैं, जिसके कारण उन कार्यों के बीच समानता या धनात्मक सहसंबंध उत्पन्न होता है। समान तत्वों या समान योग्यताओं की संख्या बढ़ने से सहसंबंध की मात्रा बढ़ेगी तथा समान योग्यताओं की संख्या घटने से सहसंबंध की मात्रा घटेगी। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए कि आप किसी को नया दोस्त बनाते हैं, तो आपके और उसके गुण और योग्यताएं जितना अच्छा मिलेंगे, आपके और आपके दोस्त के बीच उतनी ही सहसंबंध बढ़ेंगे, और जितने ही कम मिलेंगे उतनी ही दूरियां बढ़ेंगी, उतने ही सहसंबंध कम होंगे। सेम प्रोसेस यहाँ है कि समान तत्वों या समान योग्यताओं की संख्या, जितने भी हमारे समान गुण हैं, समान तत्व हैं की संख्या जितनी बढ़ रही है, सहसंबंध की मात्रा उतनी ही बढ़ेगी, यानी हमारे रिलेशनशिप उतने ही मजबूत होने वाले हैं। और
समान योग्यताओं की संख्या घटने से, यानी जितने भी हमारे गुण क्वालिटी योग्यताएं नहीं मिलेंगे, इससे सहसंबंध यानी हमारे रिलेशनशिप की मात्रा जो है घटती है। थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत का रेखाचित्र देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यह एक योग्यता है P1, P1, यहाँ है P2, यहाँ है P3, यहाँ P4, P5, P6। इन सभी योग्यताओं का जो कॉमन फैक्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पर है। यदि स्पीयरमैन तथा थार्नडाइक के सिद्धांतों पर तुलनात्मक दृष्टि डालें तो देखेंगे कि स्पीयरमैन ने जहां संज्ञानात्मक कार्यों के मध्य सहसंबंध का आधार सामान्य तत्व माना है, वहां थार्नडाइक ने इसका आधार योग्यताओं की उभयनिष्ठता यानी कॉमन फैक्टर माना है। दूसरे, जहां स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि अखंडित है, वहां थार्नडाइक के अनुसार कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्पीयरमैन ने जो बताया कि संज्ञानात्मक कार्यों के मध्य सहसंबंध का आधार सामान्य तत्व है, वहां थार्नडाइक ने सामान्य तत्व की अपेक्षा योग्यताओं की उभयनिष्ठता यानी कॉमन फैक्टर बताया। और दूसरे, जहां स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि अखंडित है, मतलब अखंड है, जो जनरल फैक्टर है वह अखंड है, वहां थार्नडाइक के अनुसार यह कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित है। तीसरे, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि की मात्रा एक व्यक्ति में सभी संज्ञानात्मक कार्यों के समय निश्चित होती है, जबकि थार्नडाइक के मतानुसार समान योग्यताओं की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन स्पीयरमैन और थार्नडाइक के सिद्धांतों का हमने आपको तुलनात्मक अध्ययन भी बता दिया। नेक्स्ट सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, गिलफोर्ड का त्रिविमात्मक सिद्धांत। थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुद्धि के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत गिलफोर्ड का त्रिविमात्मक सिद्धांत है। देखिए इसके बारे में। जेपी गिलफोर्ड ने सन 1967 में बुद्धि की संरचना तथा स्वरूप के संबंध में त्रिविमात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थर्स्टन की भांति, थर्स्टन का कौन सा सिद्धांत था बताइए जरा? थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत था, और समूह कारक 7 भागों में विभक्त था। तो थर्स्टन की भांति गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण विधि टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस की सहायता से बुद्धि के संरचनात्मक तत्वों को समझने का प्रयास किया और बौद्धिक प्रारूप संरचना सिद्धांत के नाम से जाना गया। इन्होंने प्रारंभिक अध्ययन में उसे 120 संरचनात्मक तत्व मिले थे। इनको प्रारंभिक अध्ययन में 120 संरचनात्मक तत्व मिले थे, लेकिन गिलफोर्ड ने स्वयं ही अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व सन 1980 में 1967 में 120 तत्व मिले थे। 1980 में अपने इस सिद्धांत में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए और कारकों की संख्या 120 से बढ़ाकर 180 कर दी। इन तत्वों को उसने 3 विमाओं डायमेंशन में विभाजित किया। ये विमाएं इस प्रकार हैं। पहला संक्रियात्मक ऑपरेशंस, दूसरा विषय वस्तु कंटेंट्स, तीसरा उत्पादन या परिणाम प्रोडक्ट।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो गिलफोर्ड महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले 1967 में बुद्धि की संरचना तथा स्वरूप के संबंध में त्रिविमात्मक सिद्धांत दिया, जिसका इन्होंने कारक विश्लेषण विधि के आधार पर बुद्धि के संरचनात्मक तत्वों को समझने का प्रयास किया और बुद्धि के 120 तत्व बताए। बुद्धि के 120 संरचनात्मक तत्व बताए, लेकिन 1980 में इन्होंने अपने मृत्यु के कुछ समय पहले ही अपने इस सिद्धांत में परिवर्तन किए और 120 से बढ़ा करके 180 बुद्धि के संरचनात्मक तत्वों की संख्या बताई। इसे 3 विमाओं में विभाजित किया: संक्रियाएं, विषय वस्तु, उत्पादन या परिणाम। संक्रियाएं, ऑपरेशन। संक्रिया से तात्पर्य मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। संक्रिया का तात्पर्य मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है की व्याख्या संक्रिया में होती है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए आप अपने माइंड को कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितना अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, यही संक्रिया है। गिलफोर्ड ने संक्रियाओं को निम्नलिखित 5 तत्वों में विभाजित किया है। पहला है संज्ञान, कॉग्निशन। इसका अर्थ है जागरूकता, तात्कालिक खोज, सूचनाओं का बोध आदि। संज्ञान का क्या अर्थ है? कॉग्निशन, जागरूकता, तात्कालिक खोज, सूचनाओं का बोध आदि। यथा विकृत शब्दों, विकृत चित्रों या इसी प्रकार की अन्य अपूर्ण उत्तेजनाओं की समझ तथा उन्हें पूर्ण बनाने की योग्यता ही संज्ञान है। संज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, जो हम लोग किसी भी विषम परिस्थिति या सम परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो हम अपने तात्कालिक ज्ञान का उपयोग करते हैं उसे ही संज्ञान कहते हैं। जैसे अभी आपके सामने कोई समस्या आ गई तो आप अपने माइंड से, दिमाग से उस समस्या का समाधान खोजने में सफल होते हैं या समायोजन कर लेते हैं, तो यही आपका संज्ञान है। दूसरा है स्मृति धारण। पूर्ववर्ती उत्तेजनाओं के प्रत्यांकन यानी रिकॉल तथा पहचान को स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब होता है मेमोरी रिटेंशन, स्मृति धारण मेमोरी रिटेंशन। पूर्ववर्ती उत्तेजनाओं मतलब पहले की जो उत्तेजनाएं हैं उनके रिकॉल करने, पहचान करने को ही स्मृति कहते हैं। मान लीजिए पहले आपने कोई वस्तु देखी है और अभी वह आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन उसका स्मृति चिन्ह देखते ही यदि उस वस्तु को आप पहचान लेते हैं तो यही स्मृति धारण कहलाती है। नेक्स्ट देखिए स्मृति अभिलेखन। स्मृति अभिलेखन मेमोरी रिकॉर्डिंग। याद की गई मतलब जो हमारे मेमोरी में है उसे पुनः व्यवहार में लाना ही स्मृति अभिलेखन है। बहुमुखी चिंतन। बहुमुखी चिंतन इसका अर्थ है दी गई सूचना से नई नई सूचनाओं को उत्पन्न करना। कोई आपको सूचना दी गई है, उससे संबंधित अनेक नई नई सूचनाओं की खोज करना, उत्पन्न करना ही बहुमुखी चिंतन है। नेक्स्ट है केंद्रमुखी चिंतन। इसके अंतर्गत दी गई सूचनाओं से नई सूचना उत्पन्न करना। इस प्रक्रिया में सूचनाओं के समाधान पर भी जोर दिया जाता है। बहुमुखी चिंतन और केंद्रमुखी चिंतन में अंतर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुमुखी चिंतन में दी गई सूचना से नई सूचनाओं को उत्पन्न करते हैं,
लेकिन केंद्रमुखी चिंतन में दी गई सूचनाओं से नई सूचना तो उत्पन्न करते ही है, साथ ही इसके समाधान पर भी जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। परिचित सूचना के प्रकाश में किसी सूचना के उत्पादन की तुलनात्मक प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन इवैल्यूएशन मतलब कोई भी सूचना है उसके उत्पादन की जो तुलनात्मक प्रक्रिया है उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के आधार पर निर्णय कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है और आपने उसके बारे में अध्ययन कर उस समस्या के समाधान के लिए कोई युक्ति निकाली तो उसे संज्ञान कहते हैं। और अगर उस समस्या के समाधान के लिए आपने पहले प्रयोग की गई कोई युक्ति का प्रयोग किया तो उसे स्मृति धारण कहते हैं। और उस समस्या के समाधान के लिए पहले जो युक्ति प्रयोग में लाई थी उसका अभिलेखन करेंगे तो उसे स्मृति अभिलेखन कहते हैं। और इसमें नई नई सूचनाओं मतलब जो समस्या है उससे संबंधित नई नई सूचनाओं को अगर आप उत्पन्न करेंगे तो उसे बहुमुखी चिंतन कहते हैं। और उस समस्या से संबंधित नई नई सूचनाओं को उत्पन्न करके उसके समाधान पर भी अगर आप जोर दे रहे हैं तो उसे समाधान केंद्रमुखी चिंतन कहते हैं। लेकिन यदि आप उसी समस्या से परिचित सूचना के प्रकाश में किसी सूचना के उत्पादन की तुलनात्मक प्रक्रिया कर रहे हैं और उसके आधार पर आप निर्णय कर निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं तो इसे मूल्यांकन कहते हैं। दूसरा है विषय वस्तु। 3 बीमाएं थी। पहला था संक्रियाएं, संक्रियाएं हम लोगों ने पूरा पढ़ लिए समझ लिए। दूसरा है विषय वस्तु, इसको देखिए आप लोग। विषय वस्तु से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं क्रियान्वित होती हैं। गिलफोर्ड के अनुसार इसमें निम्नलिखित 4 तत्व या घटक होते हैं। इसके पहले वाले में कितने थे? 6 तत्व थे। और विषय वस्तु में कितने हैं? 4 तत्व हैं। पहला है आकृतिक, फिगरल। इसके 2 भाग हैं जिन्हें दृष्टि विजुअल तथा श्रवण ऑडिटरी आकृतिक कहते हैं। दृष्टि आकृतिक का तात्पर्य दृष्टि आकार की सूचना से है, जैसे रंग, आकृति, दृष्टि आकार, निरंतरता आदि। दूसरा है श्रवण आकृतिक। श्रवण आकृतिक का तात्पर्य श्रवण आकार की सूचनाओं से है, जैसे संगीत, ध्वनि, तारत्व, राग आदि। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आकृति मतलब आकृतियों की पहचान। कोई भी आकृति हो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं? या तो सुनकर कर सकते हैं या तो देखकर कर सकते हैं। जो हम देखकर करते हैं उसे दृष्टि, और जो हम सुनकर जिन आकृतियों की पहचान हम सुनकर करते हैं उसे श्रवण, और जिन आकृतियों की पहचान हम देखकर करते हैं उसे दृष्टि आकृतिक कहते हैं। दृष्टि आकृति का तात्पर्य दृष्टि आकार यानी जो देखकर पहचान कर सके उन सूचनाओं से, जैसे हम लोग रंग देखते हैं, आकृति देखते हैं, दृष्टि का आकार देखते हैं, निरंतरता देखते हैं, इन सबको दृष्टि आकृतिक कहते हैं। और जो सुनकर, जैसे संगीत की ध्वनि सुनकर हम लोग यह बताते हैं कि यह संगीत अच्छा है, बुरा है, क्या है, यह सब सुनकर हम लोग पता करते हैं। तारत्व और राग कैसा है, मीठा है, अच्छा है आदि। दूसरा है प्रतीकात्मक। दूसरा क्या है? प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक।
इसका तात्पर्य ऐसी सूचना से है जो प्रतीकों के रूप में होती है, जो प्रतीकों के रूप में होती है, जैसे शाब्दिक चिंतन, संचार से संबंध शब्द आदि। अभी तक हम लोग पहले में पढ़े कि दो आकृतियों, एक दृष्टि, दूसरा श्रवण से वस्तुओं की पहचान करते हैं। इसमें प्रतीकात्मक में हम लोग प्रतीकों के रूप में शाब्दिक चिंतन, संचार, इन सब का पहचान करते हैं। तीसरा है अर्थगत। इसका तात्पर्य ऐसी सूचना से है जिसका संबंध अर्थ से होता है। शाब्दिक चिंतन, संचार से संबंध शब्द आदि। अर्थगत मतलब किसी शब्द के अर्थ से जिसका संबंध हो उसे अर्थगत कहते हैं। चौथा है व्यवहारात्मक, बिहेवियरल। इसका तात्पर्य है मानव क्रिया प्रतिक्रिया में निहित अशाब्दिक सूचना जैसे अपने तथा दूसरों के शील, गुणों, मनोदशाओं आदि की व्याख्या करना। इस दृष्टिपरक, श्रवणपरक, प्रतीकात्मक या सांकेतिक, अर्थपरक या अर्थगत तथा व्यवहारगत या व्यवहारात्मक भी कहा गया है। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यताओं को 6 भागों में विभाजित किया है: मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण तथा संज्ञान। तीसरा है उत्पादन, प्रोडक्शन। इस बीमा से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से है। गिलफोर्ड ने इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित 6 तत्वों का उल्लेख किया है। 6 तत्वों का। इसके पहले कि आप लोग एक बार देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि जो संक्रियाएं हैं इसमें मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप, किसी कार्य को करने के लिए हमारा मानसिक जो तत्व है वह कितना संवेदनशील है, उसका स्वरूप क्या है, वह कितना कार्य कर सकता है, इसे संक्रियाएं कहते हैं। इसमें 6 चीजें होती हैं। पहला संज्ञान होता है, दूसरा स्मृति धारण होता है, तीसरा स्मृति लेखन होता है, चौथा बहुमुखी चिंतन होता है, पांचवा केंद्रमुखी चिंतन होता है और छठा मूल्यांकन होता है। दूसरा आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं क्रियान्वित होती हैं। पहले में आपको सूचनाएं मिल रही थी, किसी कार्य को करने के लिए आपको जो सूचनाएं मिलती हैं उसे ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं कहते हैं। दूसरा है विषय वस्तु। उन सूचनाओं को हम किन माध्यम से अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसे विषय वस्तु कहते हैं। जैसे आकृतियों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, अर्थगत के माध्यम से या फिर व्यवहार के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन यानी प्रोडक्शन। अब इससे क्या वस्तुएं यानी क्या क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, इसका अध्ययन उत्पादन के अंतर्गत करेंगे हम लोग। देखिए, उत्पादन में 6 तत्व हैं। पहला है इकाइयां, यूनिट्स। इसका तात्पर्य वस्तुओं, खंडिताकार आदि से है। जैसे विकृत शब्दों को सजाना, विकृत चित्रों को दुरुस्त करना, शब्दों को परिभाषित करना आदि, यह इकाइयां हैं। दूसरा है श्रेणी यानी क्लासेस। इसका तात्पर्य एक या अनेक गुणों के आधार पर वस्तुओं के श्रेणीकरण से है। मतलब अनेक गुणों के आधार पर हम वस्तुओं का एक क्रम निर्धारित करते हैं, श्रेणी क्रम। जैसे दी गई वस्तुओं या उत्तेजनाओं को विभिन्न श्रेणियों में समान तथा असमान गुणों के आधार पर विभाजित करना, हम गुणों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ऐसे ही हम विभिन्न प्रकार से उसको श्रेणीकरण कर सकते हैं। संबंध,
इसका तात्पर्य वस्तुओं के बीच संबंध से है, जैसे यह किससे बड़ा किससे छोटा है, इन दो उत्तेजनाओं के बीच कैसा संबंध है, कौन अच्छा है कौन बुरा है और इनके बीच आपस में संबंध कैसा है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। चौथा है पद्धति। इसका तात्पर्य अवलंबित अथवा पारस्परिक भागों के संगठन या प्रतिरूप से है। जैसे किसी बच्चे से प्रश्न किया जाता है कि ABC के बाद कौन सा अक्षर होगा, तो वह एक सिस्टम में ही बताएगा। ABC के बाद FGH नहीं बताएगा, क्योंकि एक सिस्टम यानी पद्धति जो बनी है ABC के बाद D ही आएगा, तो वह एक पद्धति यानी एक सिस्टम से ही आपको बताने वाला है। पांचवा है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। दी गई सूचना या विषय के परिवर्तन, परिमार्जन या संशोधन को रूपांतरण कहते हैं। जो भी आपको सूचना या विषय वस्तु दी गई है, यदि आप उसमें परिवर्तन करते हैं, परिमार्जन करते हैं या संशोधन करते हैं तो इसे रूपांतरण कहते हैं। जैसे यदि लड़के को लड़की में बदल दिया जाए तो उसका रूप कैसा होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट और छठा है आशय। आशय मतलब इसका अर्थ दी गई सूचना के आधार पर भविष्यवाणी या पूर्वाभास करना। जैसे मोहन ने सोहन की हत्या कर दी, बताओ अब क्या होगा। इस चित्र की घटना को देखकर बताओ कि आगे क्या होने वाला है। यह आशय है, यानी कि भविष्यवाणी या पूर्वाभास। हम कोई कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी करना ही आशय है। इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की कितनी बीमाएं हैं? 3 बीमाएं हैं। संक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम। संक्रिया में 6, विषय वस्तु में 4 और परिणाम में 6 भाग हैं। उपर्युक्त तीनों बीमाओं में से प्रत्येक कई भागों में विभाजित है। पहले उन्होंने संक्रिया में 5 कारकों, संक्रिया में कितने कारक? 5 कारकों, विषय वस्तु में 4 कारकों तथा उत्पादन में 6 कारकों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। 5 + 4 + 5 × 4 × 6, 5 कारकों, संक्रिया में 5 कारकों, विषय वस्तु में 4 कारकों तथा उत्पादन में 6 कारकों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। किंतु कुछ वर्षों बाद 1980 में अपने मृत्यु से पहले इसमें इन्होंने संशोधन करके संक्रिया में 5 तत्व या अंतर विषय या विषय वस्तु में 6 तथा उत्पादन में 6 कारक निर्धारित किए। इस प्रकार अब कुल 180 तत्व या कारक हुए, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात गिलफोर्ड ने पुनः इसमें संशोधन किया और संक्रिया तथा उत्पादन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन पाठ्य वस्तु में संशोधन करके दृश्य प्रत्यक्षीकरण तथा द्रव्य प्रत्यक्षीकरण को जोड़ दिया। यह परिवर्तन गिलफोर्ड ने 1967 के 5 × 4 × 6 बराबर 120 पहले 120 तत्व थे 5 × 4 × 6 से, लेकिन इसमें संशोधन करके उन्होंने 5 × 5 × 6 कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे संशोधन में गिलफोर्ड त्रिविमात्मक सिद्धांतों में तत्वों की संख्या घटकर 180 से 150 हो गई। एक बार पुनः आपको समझाते हैं। सबसे पहले गिलफोर्ड महोदय ने बताया कि संक्रियाएं 5 हैं, विषय वस्तु 4 है और परिणाम 6 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप,
तो 120 आने वाला है, 120। इसके बाद उन्होंने बताया संक्रियाएं 5 हैं, विषय वस्तु 6 है और परिणाम भी 6 है। यह टोटल 180 180 है। इसके बाद पुनः इसमें संशोधन करके इन्होंने बताया संक्रिया 5 है, विषय वस्तु भी 5 है और परिणाम यानी उत्पादन 6 है। पुनः यह घटकर आंकड़ा 150 हो गया। मतलब इन्होंने पहले 120 बुद्धि के 120 तत्व बताएं, फिर 180 बताएं और पुनः इसमें संशोधन करके इन्होंने बुद्धि के 150 तत्व बताएं। हमें उम्मीद है आप अच्छे से समझ लिए होंगे गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत को। आगे देखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, गिलफोर्ड 1967 एज रिवाइज्ड। यह है गिलफोर्ड का त्रिमात्मक सिद्धांत। यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस में 5 है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट मतलब विषय वस्तु, यह टोटल कितना है 4 है। और तीसरा है उत्पादन यानी प्रोडक्ट, यह टोटल 6 है। इसमें ऑपरेशन में इसको हिंदी में देख आपको समझाते हैं। यह देखिए हिंदी वर्जन आपके सामने है। पहला है विषय वस्तु यानी कंटेंट। इसमें आप किसी भी वस्तु की पहचान चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं या शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं या फिर व्यवहार के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा है संक्रियाएं या ऑपरेशन। इसमें पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मृति, तीसरा है परंपरागत चिंतन, चौथा है गैर परंपरागत चिंतन और पांचवा है मूल्यांकन। इधर है तीसरा प्रोडक्ट यानी उत्पाद। पहला है इकाइयाँ, दूसरा है वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा प्रणाली, पांचवा प्रत्यावर्तन, छठवां निहितार्थ यानी लाभ। थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस है तो आप उसको लेकर चिंतित मत होइएगा, क्योंकि वो समानार्थी नाम ही रखे गए हैं। तो आप लोग इसको याद कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है यह। अगर आप इसको याद कर लेते हैं मतलब आप गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत को पूरा समझ लेंगे। विषय वस्तु चित्रात्मक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और संक्रियाएं संज्ञान, स्मृति, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन। तीसरा है उत्पाद, इकाइयां, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन। ऐसे ही आप 3-4 बार रिवाइज कीजिए, आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखिए। लेकिन गिलफोर्ड ने वर्ष 1980 में अपने त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत में इन तत्वों की संख्या पुनः संशोधन करके 150 निर्धारित की। इस संशोधन में विषय वस्तु के अंतर्गत
प्रस्तुत किए गए तत्व आकृतिक, दृश्य कारक और श्रव्य कारक के रूप में प्रस्तुत किए गए। गिलफोर्ड के त्रिमात्मक बुद्धि सिद्धांत को निम्नांकित प्रकार से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। जो परिवर्तन हुए 1980 में उसको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, वर्ष 1967 में प्रस्तुत किए गए सिद्धांत में विषय वस्तु क्या क्या थी? आकृतिक थी। आकृतिक में कौन कौन था? एक श्रव्य था, दूसरा दृश्य था, दूसरा प्रतीकात्मक, तीसरा अर्थगत, चौथा व्यवहारगत। वर्ष 1967 में गिलफोर्ड महोदय ने 4 विषय वस्तु डाले थे। इसमें संशोधन करके वर्ष 1980 में इन्होंने इसे 5 कर दिया। पहला, इन्होंने आकृतिक को 2 भागों में बांटा। पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा प्रतीकात्मक सेम है, चौथा अर्थगत और पांचवा व्यवहारगत। बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तन। इसमें आप लोग पढ़े हैं अभी कि आकृतिक में वस्तुओं की पहचान 2 प्रकार से होती है। पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य। तो वर्ष 1967 में जो गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिए थे उसी का इन्होंने वर्ष 1980 में कुछ संशोधन करके आकृतिक को 2 भागों में बांट दिया, पहला दृश्य और दूसरा श्रव्य। बाकी संक्रियाएं और उत्पादन सेम है, देख लीजिए इसको भी। संक्रियाएं में है संज्ञान, स्मृति धारण, बहुमुखी चिंतन, अभिसारी चिंतन या केंद्रमुखी चिंतन, मूल्यांकन। और उत्पादन में है यानी प्रोडक्ट, इकाइयां, वर्ग या श्रेणी, संबंध, पद्धति, रूपांतरण। और छठा है आशय या निहितार्थ। आशय या निहितार्थ देख लीजिए आप लोग। संक्रियाएं के 5 कारक, विषय वस्तु के 5 कारक और उत्पादन के 6 कारक। संशोधन के पश्चात संक्रियाएं तो सेम थी, विषय वस्तु में ही संशोधन हुआ है, 4 की जगह 5 हो गया है और उत्पादन 6 पहले से ही थी। अब टोटल कितने हो गए हैं? इक्वल टू 150। गिलफोर्ड के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं। इस सिद्धांत के गुण दोष संक्षेप में इस प्रकार हैं। गिलफोर्ड के सिद्धांत से बुद्धि के स्वरूप तथा संरचना का जितना गहन अध्ययन संभव है उतना स्पीयरमैन या थर्स्टन के सिद्धांत से नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि के स्वरूप तथा संरचना का बहुत ही गहन अध्ययन किया है। इतना न तो स्पीयरमैन ने किया है और न ही थर्स्टन महोदय ने। दूसरा है गिलफोर्ड का त्रिमात्मक सिद्धांत बुद्धि के क्षेत्र को व्यापक आधार प्रदान करता है। यह सिद्धांत बहुत ही व्यापक है क्योंकि इसमें 180 बुद्धि के तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने बुद्धि में अभिसारी तथा अपसारी दोनों प्रकार के चिंतन की व्याख्या की है। अभिसारी और अपसारी चिंतन, अभिसारी मतलब जो लिमिट रहता है और अपसारी मतलब एकदम खुला हुआ चिंतन, जिसे सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, गिलफोर्ड के सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है कि बुद्धि सृजनात्मक तथा सृजनात्मकता में घनिष्ठ संबंध है। गिलफोर्ड का सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक व्यापक और समग्र है। जैसा कि आप लोगों ने अन्य सिद्धांत भी पढ़े हैं और त्रिमात्मक सिद्धांत भी गिलफोर्ड का पढ़े हैं, तो आप देख के यह अनुमान लगा सकते हैं
कि जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है वह अधिक व्यापक और बहुत ही समग्र है। उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गिलफोर्ड के सिद्धांत में निम्नांकित दोष भी हैं। जहाँ गुण होते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ दोष भी पाए ही जाते हैं। देखिए कुछ दोष। गाग्ने, गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत बुद्धि का सिद्धांत बुद्धि की संरचना और स्वरूप की सम्यक व्याख्या नहीं करता। गाग्ने महोदय ने कहा है कि गिलफोर्ड द्वारा जो प्रस्तुत बुद्धि का सिद्धांत है वो बुद्धि की संरचना और स्वरूप की सम्यक व्याख्या नहीं करता। आलोचकों के अनुसार गिलफोर्ड के सिद्धांत में पर्याप्त संख्या में आनुभविक अध्ययनों का उल्लेख नहीं मिलता है। साइमन के अनुसार गिलफोर्ड का सिद्धांत असंतोषजनक है क्योंकि वह जटिल कार्यों में निहित निष्पादनों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत में कमियों के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अंत में हम दुबोई प्रवृत्ति के शब्दों में कह सकते हैं कि गिलफोर्ड के सिद्धांत से शिक्षा शास्त्री विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में निर्माण में काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मध्य संबंधों की व्याख्या करने में यह सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत। इसे ठोस और द्रव भी कहते हैं। ठोस और द्रव बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक R.B. कैटल। ठोस और द्रव बुद्धि के सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक R.B. कैटल 1963 में बुद्धि के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व या कारक हैं। पहला द्रवीकृत बुद्धि, दूसरा घनीकृत बुद्धि। द्रवीकृत मतलब फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। द्रवीकृत बुद्धि का निर्धारण आनुवंशिक कारकों से होता है। वस्तुतः द्रवीकृत बुद्धि स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान होती है तथा इसमें मुख्य तर्क शक्ति निहित होती है। जैसा कि आप लोगों ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जो जनरल फैक्टर है उसमें इन्होंने बताया था कि जनरल फैक्टर जन्मजात होते हैं। तो कैटल महोदय ने भी बताया कि जो द्रवीकृत बुद्धि है वह आनुवंशिक कारकों से निर्भर होती है या आनुवंशिक कारकों से उत्पन्न होती है तथा इसमें मुख्य तर्क शक्ति निहित होती है। दूसरा है घनीकृत बुद्धि, इसे ठोस बुद्धि भी कहते हैं। द्रवीकृत बुद्धि के विपरीत घनीकृत बुद्धि का निर्धारण वातावरणीय कारकों द्वारा होता है। वस्तुतः इस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा गया है जिन्हें व्यक्ति अपनी द्रवीकृत बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। इस बुद्धि का विकास प्रौढ़ावस्था में भी होता है। द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत कैटल महोदय ने दिया है। यह सिद्धांत लगभग स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत से मिलता जुलता है। जैसे स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में बताया कि जो जनरल फैक्टर है यानी सामान्य कारक है वह जन्मजात है, वह आनुवंशिक गुणों पर आधारित होती है तथा इसमें तर्क शक्ति निहित होती है। इसी तरह सेम कैटल महोदय ने भी द्रवीकृत बुद्धि को बताया है कि यह भी आनुवंशिक कारकों पर निर्भर होती है और इसमें तर्क शक्ति निहित होती है। और घनीकृत बुद्धि मतलब विशिष्ट तत्व, जो स्पीयरमैन के विशिष्ट तत्व से एकदम मिलता जुलता है। जैसे स्पीयरमैन ने अपने विशिष्ट तत्व को बताया कि व्यक्ति समाज के द्वारा इसे ग्रहण करता है, अर्जित करता है, यह अर्जित तत्व है। इसी तरह कैटल महोदय ने भी बताया कि घनीकृत बुद्धि का निर्धारण वातावरणीय कारकों द्वारा होता है।
इस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी द्रवीकृत बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। परंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के इस प्रकार को दो भागों में विभाजन को समर्थन नहीं दिया है और कहा है कि बुद्धि अपने आप में एक पूर्ण इकाई है और उसका निर्धारण आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही करते हैं। यहाँ पर कैटल का ठोस और द्रव बुद्धि का सिद्धांत समाप्त होता है। जो अभी आपने ऊपर पढ़ा गिलफोर्ड का त्रिमात्मक सिद्धांत, उसको देखिए एक फिगर के स्ट्रक्चर के रूप में हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बुद्धि प्रणाली या बुद्धि की संरचना यह है गिलफोर्ड महोदय के अनुसार। इन्होंने 3 विमाओं में बताया। पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है परिणाम या उत्पाद। तो संक्रिया के अंतर्गत इसमें इन्होंने 5 तत्व बताए थे, विषय वस्तु में 4 तत्व बताए थे और परिणाम में 6 तत्व बताए थे। तो संक्रिया में पहला है संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा अभिकेंद्री चिंतन, चौथा है अपसारी चिंतन और पांचवा है मूल्यांकन। विषय वस्तु में आकृतिक, जो 1980 में संशोधन हुआ था, आकृतिक 2 भागों में बटा था, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य और दृश्य। दूसरा है सांकेतिक, तीसरा है अर्थगत और चौथा है व्यवहारिक। परिणाम या उत्पाद 6 भागों में है। पहला है इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा प्रणाली, पांचवा रूपांतरण और छठवां निहितार्थ। इस प्रकार बुद्धि के सभी सिद्धांत आज समाप्त होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है बुद्धि के सिद्धांत को आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। लास्ट टॉपिक है बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। बुद्धि और ज्ञान में मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए अंतर निम्नलिखित हैं। अधिकांशतः लोग बुद्धि को ही ज्ञान समझ लेते हैं कि जो बुद्धि है वही हमारा ज्ञान है, लेकिन यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें निम्नलिखित अंतर होते हैं। देखिए, बुद्धि अंतिम लक्ष्य के समान है और ज्ञान उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र है। बुद्धि अंतिम लक्ष्य के समान है, मतलब बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान साधन है। ज्ञान के द्वारा ही हम अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। बुद्धि साध्य है और ज्ञान साधन। दूसरा, बुद्धि वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त एक जन्मजात शक्ति है, जबकि ज्ञान का उपार्जन वातावरण से होता है। मतलब ज्ञान अर्जित है और बुद्धि जन्मजात है। तीसरा, बुद्धि ज्ञान के प्रयोगों में पाई जाती है। बुद्धि ज्ञान के प्रयोगों में पाई जाती है और जीवन में विविध विषयों का परिचय प्राप्त करना ही ज्ञान है। विविध विषयों का परिचय प्राप्त करना ही ज्ञान है और बुद्धि जो है ज्ञान के प्रयोगों में ही पाई जाती है। ज्ञान से व्यक्ति विद्वान बनता है और बुद्धि से व्यक्ति बुद्धिमान। ज्ञान से व्यक्ति विद्वान बनता है और बुद्धि से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। बुद्धिमान और विद्वान में अंतर होता है। आप यहाँ साफ साफ समझ सकते हैं इस लाइन को कि बुद्धिमान और विद्वान में अंतर होता है। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं लेकिन विद्वान नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति विद्वान है वह बुद्धिमान भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
मनोवैज्ञानिक बेलार्ड ने कहा है, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो कि ज्ञान, रुचि और आदत रूपी साधनों से नापी जाती है। हमारा ज्ञान कितना है, हमारी रुचि कहाँ है, हमारा आदत किन कार्यों को करने, किन कार्यों को नहीं करने में, इससे भी हम कुछ हद तक बुद्धि का पता लगा सकते हैं। बुद्धि में परिवर्तन बहुत कम होता है, किंतु ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। बुद्धि जितना है उसमें परिवर्तन कम होता है, लेकिन नए नए आविष्कारों से हमारा ज्ञान घटता भी है, बढ़ता भी है। बुद्धि का संबंध ज्ञान, रुचि, आदत, व्यवहार तथा आचरण से होता है, जबकि बुद्धि का संबंध ज्ञान, रुचि, आदत, व्यवहार तथा आचरण से होता है। बुद्धि इन सब के मूल में होती है। ज्ञान, रुचि, आदत, व्यवहार, इन सब के मूल में बुद्धि होती है। बुद्धि नष्ट होने से ज्ञान, रुचि, आदत, आचरण सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर आपकी बुद्धि नष्ट हो गई तो आपके जो ज्ञान है, रुचि है, आदत है, आचरण है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्धि से सभी क्षेत्र में मान और आदर प्राप्त होता है। ज्ञान से केवल एक विशेष क्षेत्र में मान्यता मिलती है। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं तो आपको उस विशेष क्षेत्र में ही मान्यता मिलती है, लेकिन आप बुद्धिमान हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको प्रत्येक क्षेत्र में मान, सम्मान, आदर मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना सुगमतापूर्वक कर लेता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा करने में कठिनाई होती है। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से ही परिपूर्ण होता है, लेकिन उसको समायोजन करने की क्षमता है कि नहीं, यह उसके ज्ञान पर नहीं बल्कि बुद्धि पर निर्भर करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना सुगमतापूर्वक कर लेता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा करने में कठिनाई होती है। अधिक बुद्धि से ज्ञान का विकास हो सकता है, किंतु अधिक ज्ञान से बुद्धि का विकास होगा, ऐसा विश्वास करना उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास अधिक बुद्धि है, अगर आपके पास अधिक बुद्धि है तो आपके अंदर ज्ञान का विकास तो हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर अधिक ज्ञान है तो आपके अंदर अधिक बुद्धि का विकास होगा, ऐसा सोचना उचित नहीं है। मतलब अगर आपके पास अधिक ज्ञान है तो अधिक बुद्धि का विकास कतई नहीं होने वाला। 10 पॉइंट के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर होते हैं। क्या बुद्धि ही ज्ञान है या ज्ञान ही बुद्धि है? बुद्धि कौन है, ज्ञान क्या है? हमने पूरी कोशिश की है, तो हम आपसे यह उम्मीद रखते हैं कि आप भी अच्छा समझे होंगे। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण कौन कौन से होते हैं, शाब्दिक क्या है, अशाब्दिक क्या है, और इसमें व्यक्तिक क्या है, सामूहिक क्या है, इन सभी का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और कहीं भी कोई भी गलती हो, त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।